जाके आया था पाकिस्तान। तो हम पूछे कि वहाँ का जनसामान्य कैसा है और वो क्या चाहता है। तो वो बोले कि जो पुराने लोग हैं जो हिंदुस्तान से गए वो तो आज भी रो रहे हैं अपनी ज़मीन को, अपने लोगों को, अपने जान पहचान वालों को याद करते हैं बैठ के, आंखों में पानी आ जाता है, उनको बंटवारा बुरा लगता है। मगर अभी जो वहाँ जवान पीढ़ी पैदा हुई है वो तो आज़ाद देश की है ना, तो एक आज़ाद देश की है, उनके भीतर ऐसा कोई भाव नहीं। तो होता है, वो हो गया बन गया खत्म हो गया। हाँ अब ये किताब से वो बताना क्या चाहते हैं, इतनी मोटी किताब है, छोटी नहीं है, अच्छी मोटी है। सरदार पटेल के पत्रों को, नेहरू के पत्रों को उसमें वो कर रहा है, हाँ कोट कर रहा है। अच्छा, मतलब कुछ रिसर्च तो करी है उसने, हवा में तो नहीं बोल रहा हूँ। तो बीजेपी के लोगों से क्या पहले बात नहीं किया था? लोगों से तो बात किया ही होगा, पता ही होगा कि ऐसी किताब लिख रहा है। लिख रहा है तो उससे संबंधित बात तो किया ही होगा। हाँ? ये तो भाई शायद गलती में है या यूं है या त्यों है। छिंदा वाले केस में तो पहले भी आडवाणी तो इस्तीफा भी दे चुके हैं ना इसी बात पर। बीजेपी का एक सब जगह शिवसेना ने अलग दबाव डाला। आडवाणी तो बदमाश आदमी है, बाद में आके बोल दिया मैं चाहता कुछ नहीं बोला, बात में टिकाव नहीं रहा। ये लिखने की जरूरत क्यों महसूस किया है इसे? मरने से पहले कुछ करना चाहता होगा। ये क्यों ऐसा जिन्ना को लेकर के या उसको लेकर उसने किताब का नाम ही वो दिया है ना, मतलब पार्टीशन मतलब हिंदुस्तान का बंटवारा है, तो उसका जिक्र आना ही था उसमें, जिसमें हो गया मामला। मरा उस समय बहुत बड़ा जनसंख्या, कोई 70-72 लाख आदमी तो मरा था। मामूली लोग तो नहीं मरे।
इसलिए गिर जाएगा, ठंडा हो। ये संतोष, उसका फोन आया था, अभी रेती डाला बोलता तुम्हारे को। अभी रेती डाला है बोलता हूँ एक और तुम्हारी जगह पे। अभी फोन किया मेरे को, अभी बोला बाद में देख लेना। फोन किया भी डालना था, मालूम नहीं डाला था, डाल दिया करके देख लेना बाद में। हाँ ఎవరు ఏం కావాలి? ఏం కావాలి పిల్లగా? ఏం కావాలి? कौन है संतोष बच्चा? और बच्चों सो पूरा घरों का मटेरियल कहाँ से आता है, कहाँ से ढूंढते हैं सब लोग? गांव में तो कुछ तो गांव से ही आसपास से इकट्ठा हो जाता है। क्या होता है वहाँ इकट्ठा हो? कैसे? जैसे पत्थर हो गया, पत्थर और कुछ बजरी भी हो जाती है लेते हैं, और बाकी सारा फिर वही मार्केट से हुआ, लोहा सीमेंट और लोहा, ईट, वाड़, पत्थर, वाड़ सब लोग। ईट के तो थोड़ा कम ही बनाते हैं अभी गाँव में, अब बनाने लग गया पत्थर के, पत्थर और मोटा। वो अब तो नए जितने घर देखे हैं ईट सीमेंट के ही बने, सीमेंट लोहा। अब वो तो मिट्टी पत्थर के घर तो ना अभी हमारे यहाँ बनाते हैं, गाँव में बनाते हैं, क्योंकि पत्थर जहाँ
सही सही मिल जाता ना, सही मिल जाता है। हाँ, इतने गांव भी देखे हम लोग। हाँ, तो हाँ बेटा साहब, यही सीमेंट के मकान ही बनते चले जा रहे हैं। हाँ एक गांव को द्वार हटाया, कोई गांव देखे थे हम लोग, वो पुराने नमूने का बना हुआ, बाकी अब नया जो बन रहा है वो सीमेंट का ही बन रहा है। हाँ नया जो बन रहा है वो सीमेंट का ही है। लकड़ी तो गाँव है वहाँ मसूरी में, हाँ द्वारगढ़ एक गाँव है मसूरी में, हाँ सीधी के सामने वाले पहाड़ में। पूरा गाँव लकड़ी का बना, वही। बहुत सुंदर गाँव। हाँ, हमारे यहाँ तो अभी थोड़ा रोड नहीं आई है ना गांव में, उत्तर कुमाऊं की तरफ। जहाँ जहाँ रोड नहीं आई है वहाँ वहाँ तो पत्थर के ही मकान बनते हैं। और पत्थर थोड़ा सा हमारे यहाँ चपटा है और बढ़िया है, उसकी चिनाई जल्दी उठती भी है ईंट की अपेक्षा। जहाँ रोड आ गई है नज़दीक तक तो जल्दी बनाने के चक्कर में वो सब। पहले जो छत लोग पत्थर की बनाते थे, स्लेट की, अब लगभग सीमेंट का वो छत आ गई, चाहे वो चिनाई भले ही पत्थर की बनी। और दरवाजे जो पहले नक्काशी वगैरह के होते थे वो अब चले गए। दरवाजे वरवाजे बनाने वाले बढ़ाई बढ़ाई है वहाँ, बढ़ाई कम हो गए उस तरह के हैं, अब कम हो गए हैं। और बुजुर्ग हो गए अब उस तरह के नहीं बनाते वो लोग जो पुराने कला के बिल्कुल बहुत एक एक दो दो महीने में एक दरवाजा बना देते हैं। अब तो एक दिन में 2 दिन में वो एक दरवाजा छोड़ देते हैं। तो इसलिए अब वो उस तरह का नहीं बनाता, साधारण जैसे यहाँ पर है मकान में और सामने जो कंपनी इस तरह का ही बना। उत्तर वहाँ कभी नहीं रहा। हाँ हाँ तो वहाँ के जो मंदिर भी देखे हैं, हाँ। जागेश्वर वगैरह के, हाँ वो बहुत ऐसी कारागिरी के देवालय भी नहीं है, बहुत सुंदर पत्थर नहीं है, मजबूत पत्थर, पता नहीं कहाँ से इकट्ठा करके बनाए हैं। चंद्रवंश के समय में 12वीं शताब्दी, लेकिन हमारे यहाँ उसको बढ़िया मानते हैं, क्योंकि उसमें कटाई बढ़िया हो जाती है ना। वो इस इलाके का जैसा मिला है पत्थर, उस हिसाब से मंदिर बनाए हैं। जागेश्वर गए हैं आप? हाँ, बस जागेश्वर ही पड़ता है अपने हमारा, जागेश्वर में रात ठहरे थे हम लोग। की बात है, ये 2 साल पहले गए थे, पिछले मई में जब गए थे, जब गए अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा से फिर ठहरे नहीं, अल्मोड़ा में से फिर हम लोग चले गए जागेश्वर। दूसरे दिन सुबह में निकले, हर किधर किधर घूमते हुए रानी खेत में कहीं जाके ठहरे। हाँ, बहुत सारे गाँव रानी खेत में, वो तो अंग्रेजों का बना हुआ है पूरा। हाँ। पूरा। हाँ, उसके बाद फिर निकले सुबह में, फिर पता नहीं द्वार हटा उधर इधर होते 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 कहीं कौसानी पहुँचे जाके, द्वारा हटा फिर कौसानी पहुँचे, शाम हो जाए जो निकले। तीसरे दिन कौसानी पहुँचे थे हम लोग। हाँ, निरूप रेड्डी करके है, वो जो है बहुत घुमा है वो इलाका, सुप्रीम कोर्ट का वकील है वो। हाँ, उसको वहाँ का चप्पा चप्पा मारो, ये किसका प्लाट है वो भी मारो।
उसको वो गाड़ी वाड़ी लेके आ गया था काठ गोदाम पे। वहां से फिर जो निकले हम लोग, वो कि वहाँ खाना खाने का, वहाँ फलाना करने का, यूं यूं कर कर आके फिर कोई जल्दी नहीं रही हम लोगों को खाने जाने की। चले जा रहे धीरे धीरे, जा रात पड़ी वहाँ सोएंगे, बोले सरकार जहाँ मन किया वहाँ फिर गए कर गए। ऐसा करते करते तीसरे दिन कोसानी पहुँचे। कौसानी में कहाँ आश्रम में? आश्रम आनंद भाई के पास में, आनंद वल्लभ जी, वहाँ ठहरे थे। वह 3-4 दिन रहे। जो बारिश गिर रही तार में क्या था? और वही तार में से तुम लोगों को इधर आने का मन क्यों हुआ? हम लोगों को तो एक बार हम कौसानी में एक शिविर कर रहे थे ना, वहाँ जहाँ आप आनंद भाई के वहाँ गए थे, उसके बगल में ही लक्ष्मी आश्रम है, राधा जी। हाँ, तो वहाँ एक शिविर था उनका, तो हमको बुलाया था, सब हम गए थे, पवन जी भी आए थे उसमें। अच्छा। तो तब उन्होंने कहा कि आप लोग जाना चाहते हैं वहाँ आदिलाबाद, क्योंकि आपने एक शिविर शायद उससे पहले मसूरी में किया था। हम लोग उसमें आने वाले थे, लेकिन बहुत अपने कारणों के मतलब कारण चलते नहीं आए। हाँ। तो तब पवन जी बोल रहे थे, यार तुम लोग नहीं आए, बड़ा अच्छा शिविर रहा, कुछ आपकी बातें भी करी उन्होंने। तो फिर बोले कि उनके काम को देखने के लिए जाइए आप, और उनको थोड़ा सा सुनने के लिए भी जाइए, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है और जो अनुभव किए हैं वो तुम्हारे इस जो तुम काम कर रहे हो शिक्षा का और इस तरह का, तो इसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपको वो काम। और वहाँ से कुछ मतलब कि बनेगा, कि कुछ मन बनेगा कि एक जगह पे टिक करके कुछ कर सके। हमने कहा ठीक है कि हम देख के आएंगे, सुन करके समझ करके ये सब। अच्छा किया। तो फ़ोन नंबर, बाकायदा फ़ोन नंबर भी दिया हमने उनको, पूछ लेना कि वो कब तक रहेंगे, तो तब तब ये सब मालूम के उसको आप यहाँ रहेंगे कब नहीं। मैं तो वही बात करता हूँ जो इस इलाके में देखा हूँ। फिर हमको भी लगता है कि अगर हम कुछ इस तरह का शिक्षा में जैसे काम कर रहे हैं, तो आधुनिक दृष्टि से काम करना एक अपने आप में अलग तरीका है, लेकिन आप जब बहुत गहरे से काम करना शुरू करते हैं तो वो दृष्टि थोड़ा सा उतनी मदद भी नहीं करती, क्योंकि फिर वो सरसरी तौर पर देखना होता है और ऊपरी तौर पर देखना होता है। जब तक समाज के अंतर संबंधों को नहीं समझा जाएगा, उनके जो ताना बाना है पूरे समाज का, जो कभी रहा इस देश का, जैसे आप सुबह वो संपन्नता और समृद्धि वाली बात हो रही थी, उसका एहसास जब तक नहीं होगा तो थोड़ा सा बात दम की जैसी नहीं रहेगी। बात दम की नहीं रहने का मतलब काम भी उतने दम का नहीं होगा, खोखला टाइप का कुछ इस तरह का। शिक्षा की बात तो ये है हर से, अब तो यही शिक्षा चलेगी, शिक्षा चलेगी, ये चलेगी। क्या बदलेंगे, क्या कर लेंगे?
है ना। दो चीज होती है, एक तो ये है कि अगर सबके आहार की सुरक्षा है तो वो समाज जो पढ़ाई मांगता है वो अलग पढ़ाई मांगता है, वो फिर जीवन के लिए मांगता है। जब पढ़ाई के द्वारा आहार को प्राप्त करना है तो फिर पढ़ाई में जीने का महत्व ज्यादा होता है, जीवन का। अभी जो चल रहा है ये तो पढ़ाई से आहार को प्राप्त करने के लिए पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि पढ़ के जी लेगा, ये बात है। और जीने की व्यवस्था है तो वो लोग क्या पढ़ाई मांगेंगे? वो फिर मांगेंगे जीवन के लिए कि कैसा जीवन हमको जीना है, वो पढ़ाई मांगेंगे। फिर वो आहार की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, ये बात आ जाती है। प्रहलाद का जो बाप था हिरण्यकशिपु, वो प्रहलाद को बोलता था जाओ पढ़ने जाओ, गुरुकुल में जाओ, पढ़ो पढ़ो। क्यों पढ़ना? आज के बच्चे में ये दम नहीं है क्यों पढ़ना पूछने का। माटी पूछते फिर तो पूछा कि क्यों पढ़ने का, पढ़ने से क्या होता है? तो हिरण्यकशिपु एक बात बोला कि पढ़ने से सत्य असत्य को जानने का ज्ञान पैदा होता है ना? एक दैत्य हमारे पास पढ़ाई की फिलॉसफी बताया कि पढ़ने से सत्य क्या है और असत्य क्या है इसको जानने का ज्ञान पैदा होता है। दैत्य था। फिर दैत्य था। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दैत्य थे। बलि दानव था। दैत्य और दानव अलग अलग होते हैं। रावण असुर था। मारीच राक्षस था। मारीच जो था वो राक्षस था। राक्षस लोग मायावी होते, रावण असुर था। असुर मायावी नहीं होते हैं, बलशाली होते हैं। दैत्य बलशाली होते हैं, दानव बलशाली होते हैं। मैं दानव था, बलि दानव था। महिषासुर दानव था। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष ये दैत्य थे। ये दैत्य। दनु की संतान दानव थी। दनु। दिति की संतान दैत्य थी। दोनों दैत्य राक्षस और असुर। रावण असुर। असुर क्या हुआ? असुर अब ये इसलिए जाके मारीच को बोलता है कि चल तू हिरण बन। मारीच राक्षस था तो राक्षस मायावी होते, वो माया की विद्या जानते थे राक्षस। असुर नहीं जानते। रावण अपना रूप नहीं बदल सकता था, बलशाली था रावण। ये तो विद्या जानते, मगर रूप बदलना रावण के वश का नहीं। नहीं चाहे तो रावण ही उठा के ले जाता ना, कोई भी रूप बना के। ये इनके सबके प्रपोर्शन अलग अलग होते हैं मूर्ति में।
सबके प्रोपोर्शन अलग अलग होते हैं। मतलब किसी का पेट बड़ा, किसी का हाथ बड़ा, ऐसा कुछ, किसी का सर बड़ा। पेट बड़ा, हाथ बड़ा, सर बड़ा, ये तो यक्षों के, यक्ष जो होते हैं उनको पंचताल में बनाया जाता है। गणेश को पंचताल में बनाया जाता है। पंचताल का मतलब है जो बौने लोग होते हैं ना, सर्कस में जो जोकर वाकर, जिनका सर बड़ा होता है, धड़ बड़ा होता है, हाथ और पैर छोटे छोटे, वो पंचताल के प्रमाण के लोग हैं। पंचताल वो अष्टांशा पार्वती देवी सर्वे देवा नवांशका 10 तालो भविद्रामो बलिरुद्रो जिनास्तदा, कि 8 ताल में पार्वती की मूर्ति बनती है, 9 ताल में तकरीबन सभी देवताओं की, 10 ताल में बलि की, जैन प्रतिमाएं, रुद्र की प्रतिमा बनती है। ताड़ा 11 स्कंदो हनुमान भूत चंडिका, 11 ताल में स्कंद की, हनुमान की, चंडिका की और भूतों की प्रतिमा बनती है। ताड़ा 12 वेताड़ा राक्षसांच त्रयोदशा, और 12 ताल में वेताल की प्रतिमा होती है, 13 ताल में राक्षसों की प्रतिमा होती है और 14 ताल में दैत्यों की प्रतिमा होती है। इस तरह से वर्णन आता है शिल्प कला में। सभी की मूर्तियों का एक ही प्रोपोर्शन नहीं होता, अलग 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 अलग। ये विष्णु की मूर्ति भी 9 ताल की होती है, 124 भाग करके उसको बनाए जाते हैं। ये बहुत बड़ा शास्त्र है। विष्णु के फिर 24 रूप है, किस रूप की कौन पूजा करना, ये सब फिर उसके अलग 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 वर्णन। ये रावण के 10 सरों का क्या मतलब है? 10 सर अगर होंगे तो माया भी होगा, या होंगे नहीं 10 सर? ऐसा कुछ नहीं है। रावण के 10 सर थे या 1000 सर थे, ये अलग चीज़ है। 10 सर तो पेंटिंगों में उसमें क्यों बनाए जाते हैं। ये सब जो बना है हमारे पास में, ये सारी चीज़ें सिंबॉलिक है, शिल्प में, मूर्ति में, उसमें, इसमें, ये सारी सिंबॉलिक चीज़ें चिन्ह लेकर के बनाए गए हैं पूरे के पूरे। हम लोग हूबहू बनाने के पक्ष में, रियलिस्टिक काम हमारे पास कभी नहीं हुआ कला में। थोड़ा बहुत हमको दिखाई देता है, स्तूपों में दिखाई देता है, स्तूप जो बनाए गए हैं थोड़ा बहुत अशोक के समय में, थोड़ा बहुत रियलिस्टिक, वो भी ज़्यादा नहीं। उसके बाद तो फिर रियलिस्टिक उसमें ख़त्म ही हो गया। लक्षणों को लेकर के, गुणों को लेकर के फिर ये सब चालू हुआ। तो 10 सर किस चीज़ का प्रतीक है? किस लक्षण का? अरे बहुत विद्याओं का धनी था ये। कौन सी विद्या थी जो इसको नहीं आती? रावण बहुत विद्याओं का माना जाता था, नहीं है? क्योंकि रुद्र वीणा भी ये तैयार किया था, संगीत का मास्टर था, कई विद्याओं का धनी था, बहुत विद्या उसका। तो
ये सब लक्षणों को लेकर के बनाई गई है मूर्तियाँ। कुछ सिंबल्स है, कुछ क्या क्या चीज़ें है। तो 3 बड़े जो सिंबल है अपने पास में, इनमें जो है सत्यम, शिवम, सुंदर। सत्य के लिए हमेशा स्क्वायर होता है, चौकोन। शिवम के लिए त्रिभुजाकार है, और सुंदरम के लिए सर्कल है, गोलाई। सुंदरम के लिए गोलाई। तो ये जो 3 सिंबल है, जो स्क्वायर है, कहीं भी फेंक दो स्क्वायर स्क्वायर रहेगा, सत्य हमेशा सत्य रहेगा। ये त्रिभुजाकार है शिवम का प्रतीक, ये कहीं भी फेंक दो एक कोना ऊपर जाता है, ऊंचाई पर जाने का प्रतीक है। और सर्कल जो है सुंदरम का प्रतीक है, घूमती हुई हर सारी चीज सुंदर होती है। तो ये 3 इस पर, ये फिर 3 देवताओं की कल्पना की। सत्य के लिए विष्णु, शिवम के लिए शिव, और सुंदरम के लिए ब्रह्मा। तो इनमें पूरी यही चीजें चलती है। विष्णु की हर प्रतिमा पूरे से समभंगिमा में होती है, पूरी सम, वो टेढ़ी बिंगी कहीं नहीं, सीधे से समभंगिमा में होती है। और उसको अलंकारित होना चाहिए। बिना मुकुट का विष्णु को नहीं बनाया जा सकता, बिना मुकुट का 3 देवताओं को नहीं बना सकते। हाँ। क्या क्या है? एक सूर्य, प्रत्यक्ष सत्य, उसको हम इनकार नहीं करते, है ना, वो प्रत्यक्ष सत्य है ही। विष्णु सत्य का प्रतीक है, और इंद्र वर्तमान सत्य है। जो भी व्यवस्था उस समय चल रही है वो भी एक सत्य होता है ना, उसको भी हम झुठला नहीं सकते। इसलिए इंद्र व्यवस्था का प्रतीक होता है। हमारे पास में वैदिक काल में किसकी पूजा थी? वेदों में सबसे पहली पूजा किसकी आती है? वरुण की, पानी, उसके बाद अग्नि, उसके बाद इंद्र, सबसे पहले पानी। तो जब नदियों के किनारे लोग जीता हुआ समाज दूर के मैदानों में जाके जीने की कोशिश किया, तो उसकी सबसे महत्वशाली जरूरत थी पानी, है ना। पानी उसकी सबसे पहली महत्व। तो पानी के लिए वो बहुत खोज किया होगा, और पहला वो आदमी जो धरती को खोद के पानी निकाला होगा उस समय, वो सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना गया होगा, है ना। ये तो इतनी बड़ी खोज किया है कि धरती को खोद के पानी निकाल दिया है, वो तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक माना गया होगा ना उस समय। तो काफी लंबा समय तक ये पानी को तरह तरह के खोजने के, तरह तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहे। पानी पूरा वश में आने के बाद फिर ये लोग आग के लिए, आग के चक्कर में आ गए, अग्नि। तो अग्नि की जैसे जैसे खोजें की है या जानकारियां ली है, अग्नि को इस्तेमाल करने का जो ढंग ये लोग किए, वो सब वर्णन आते हैं। किसी भी जानकारी हो तो गा के बताया है कि अग्नि तो वो है, अग्नि तो ये है, फलाना है, यूं है, यूं है। अग्नि से सारी अग्नि को पूर्ण रूप से वश में करके जब हथियार औजार भी बनाने लग गए लोग, तो औजार हथियार बना के तो फिर मार मार के मारने लगे एक दूसरे को। तो उस समय फिर व्यवस्था की चिंता पड़ी। तो फिर हमारे पास में उसमें इंद्र की पूजा का महत्व। इंद्र यानी फिर व्यवस्था, एक व्यवस्था कि भाई ठीक है, ये सब कुछ होने के बाद भी जब तक समाज व्यवस्थित नहीं रहेगा ये तो रखता मरता रहेगा। हथियार रखने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम सबको मार लो,
है ना, ऐसा तो नहीं कर सकता है कोई। तो फिर वो व्यवस्था की कल्पना की गई। एक चीज आता है, ये व्यवस्था की बात सोचते रहे लोग काफी कालांतर तक, तो व्यवस्थाएं कैसी बनना है, क्या बनना है। जब श्वेत केतु अपनी माँ के पास बैठा हुआ था, शायद श्वेत केतु ये मनु था, तो एक बलिष्ठ आदमी आया और इनकी माँ का हाथ पकड़ के ले गया। ये वो माँ आने के बाद पूछे छोटे छोटे बच्चे, ये कौन था? नहीं मालूम कौन था। कौन पूछा? माँ पूछा? बच्चे पूछे किसने पूछा? माँ से, ये तेरे को लेके गया, ये कौन था? नहीं मालूम कौन था। जो बलिष्ठ है वो हमारा पति। तो ये लोगों को लगा कि ये क्या है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो फिर वो लोग एक परिवारों की कल्पना किए बैठे कि कैसा परिवार हो, परिवारों की कल्पना की। तो एक औरत की कितनी इमेजें बनाई गई है। इसको माँ बोलना है, इसको मौसी बोलना है, इसको ताई बोलना है, इसको चाची बोलना है, इसको भाभी बोलना है, इसको बहन बोलना है। इतनी इमेजें बनाई गई एक औरत की। तो जो समाज मस्ती से जी रहा है, किसी के भी साथ रमण कर रहा है, भोग रहा है, वो थोड़ी मानेगा। उसके लिए तो बेकार है ये। काय का बेकार का, इतनी मस्ती से जी रहे हैं, किसी के भी साथ में इसको माँ बोलो बोलता है, इसको बहन बोलो बोलता, इसके साथ ये कर सकते, इसके साथ ये नहीं कर सकते। ये तो इतने लोगों से हम संभोग करते हुए घूम रहे हैं, ये तो किसी एक के साथ ही बनने की बात हो रही है कि भाई इससे नहीं कर सकते ऐसा, उससे नहीं कर सकते ऐसा। समाज ये आसानी से नहीं माना होगा ना, बहुत पीढ़ियां लग गई होगी इस चीज को लोग मानने में। मगर उस चीज को लोगों के दिमाग में बैठाने के लिए, बैठाने का जो प्रयत्न चला वो काफी लंबा समय चला होगा है ना। तो मगर उस सतो भाव को देखो, आज भी और कोई गुंडे से गुंडा आदमी भी, कोई गुंडा मवाली भर दारू पी के धुत नशे में आ रहा है, और उसके बीवी की जगह, उसके पत्नी की जगह अगर उसकी बहन दरवाजा खोली है, तो बहन के साथ इतने नशे में भी वो व्यवहार तो नहीं करेगा जो बीवी के साथ करता है ना, वो नहीं कर पाता। यहाँ तक उस सतो भाव को दिमाग में भर देना मामूली बात नहीं है। हाँ? आज भी हिम्मत नहीं होती होगी किसी की, अपने आप को इतना आधुनिक मानने वाला आदमी, अरे वो भी औरत ये भी औरत, संभोग करने में बुरा क्या है की बात आज तक भी नहीं कर पाया। ये शायद करेंगे थोड़े समय के बाद, ये करेंगे, ये तो भाई पुराना रिवाज है, छोड़ो इसको। उसमें इसमें क्या है, वो भी वही इतना आनंद देती है, ये भी तो वो शरीर उतना ही आनंद देता है। इसको बहन मान करके इसके साथ क्यों रमण नहीं कर सकते? बहन शब्द होता क्या है उसको निकाल दो, ये शायद बात कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ? तो मगर वो जो हमारे पास बैठाया गया था, एक औरत की इतनी इमेज बना देना या एक पुरुष की इतनी इमेज बना देना, ये तो भाई है या बाप है या मामा है या काका है या जो भी है, ये इतनी इमेज बनाना और उसके अनुसार उसके फर्ज बना देना। भाई का मतलब है कि भाई होने के नाते तुम्हारे ये फर्ज होते हैं, या पति होने के नाते तुम्हारा ये फर्ज बन जाता है, कर्तव्य बनता है। ये सब तय किया गया है ना। फिर बाप का मतलब कैसे भी रहने से थोड़ी हो जाएगा, या भाई का मतलब कैसे भी रहने से थोड़ी होगा, उसके अपने फर्ज बनाए।
और वो सारी चीज़ें समाज में लागू करने में कोई 100-200 साल तो नहीं लगे होंगे, बहुत लंबा समय चला होगा। ये मनुस्मृति का जो रोना रोते हैं बैठ के लोग, मनु जब वो बनाया, एक व्यवस्था की कल्पना किया, तो उसकी सारी जिंदगी में 10 लोग भी नहीं माने उस चीज, 10 लोग भी नहीं माने थे उसमें, बेकार है जिसको पत्नी बोलना, उसको बहन, क्यों? ये मनु बनाया था क्या? एक और उसी समय के बने हुए सारी चीजें, वो थोड़ा थोड़ा कुछ बनाए, मोटा मोटा। अश्वेत समाज में थोड़ा बहुत कुछ मोटा मोटा बना लेते हैं, है ना, कैसे जीने से अच्छा रहेगा भाई, परिवार की तरह। तो उसकी सारी जिंदगी में कोई 10 लोग माने, बात में लोगों को लगा कि नहीं ये लोग तो अच्छा जी रहे हैं भाई। धीरे धीरे वो फिर फैला। वो शायद काफ़ी लंबा समय लगा, क्योंकि मनु के बाद भी हमको 18 स्मृतियाँ हैं। मनु के बाद कोई और ऋषि कुछ और सुधार किया, उसके बाद कोई सुधार किया। आखिरी स्मृति हमको पराशर स्मृति के बाद में अब सबसे आखिरी एक स्मृति जो माने जाएगी वो अम्बेडकर की स्मृति। ये बाद में स्मृति के रूप में आ जाएगा एक गिनती में, फिर कभी और कोई व्यवस्था बनेगी या जो भी होगा तो उसमें इसको भी रखा जाएगा एक स्मृति के रूप में, ऐसा है। तो वो उस तरह से वो कोई 18 स्मृतियाँ हैं, तो एक या 2 ही नहीं बने। भाई बात ये है कि मोहम्मद एक व्यवस्था चालू की है, चालू करते ही जैसा आज इस्लाम है ऐसा तो नहीं बन गया ना। ये तो उनके बहुत बाद में सारे कानून बने, उसमें सोच आ गया कि ये लोग बड़ा अच्छा एक ये किए कि एक ये जो निर्णय दिया गया है, क्या मोहम्मद जैसा आदमी ये बात बोल सकता है क्या? भाई एक चीज के बारे में बहुत सारे लोग बोले हैं ना, उनकी बेटी भी बोली है, उनका नौकर भी बोला है कि हाँ भाई जब ऐसा कुछ केस आ गया था या ऐसी पंचायत पड़ी थी जब ऐसा निर्णय दिया गया था करके, ये सब लोग भी निर्णय दिए ना। बाद में बैठ के सोचा गया है कि क्या मोहम्मद जैसा आदमी, ये बात किसकी बात को प्रमाण माना जाएगा? घर में जो नौकर है वो भी बोल रहा है, क्या उसकी बात को प्रमाण माना जाएगा या नहीं? वो सब काम करते हुए कितना सुना और कितना समझा, उसकी बात को तो प्रमाण नहीं माना जा सकता, है ना। इस तरह से काफी चीजों को फिर अलग कर दिया। ऐसा हमारे पास में कभी हुआ नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं कि फलाना आदमी क्या ऐसी बात बोल सकता है क्या? हम लोग अब जैसे हर्ष, तुम ऑटो से उतरे, कोई आकर के मेरे को ये बोल रहा है कि हर्ष ऑटो से उतरा और ऑटो वाले को पैसे नहीं दिया है, तो हम तो जानते हैं कि हर्ष ऐसा नहीं कर सकता, है ना। मगर वहां पे अगर इसकी बात सुन करके तुम्हारे आते ही अगर तुम्हारे पे उछल पड़े, ये तुम ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, ये क्या अन्याय कर रहे हो, ये क्या अत्याचार कर रहे हो, ऑटो में से आकर के उसको पैसा नहीं दिए हैं, इसकी बात सुन करके अगर हम ये बवाल मचाने लगे तो गलत बात हो जाएगी। हमको ये जो बात बोला है वो क्यों बोला है ये समझना है। बीच वाला आकर के जो ये बात बोला है कि हर ऑटो से उतर के ऑटो वाले को पैसा नहीं दिया है, इसकी नीयत क्या थी बोलने की, इसको तो कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा ना। ये जो हमको बोल रहा है इसकी नीयत क्या है, ये क्यों ऐसा बोल रहा है,
लेकिन गुरु जी जो इतिहास की बात करते हैं, हाँ आज से 10 साल आगे का मान लो, 100 साल आगे का मान, हाँ। 100 साल बाद तो ना हर्ष रहा, ना ऑटो वाला रहा, ना ही आदमी रहा। हाँ अब कोई आदमी बात सुन रहे तो वो कैसे पता करे कि ऐसा हुआ था नहीं हुआ था, वो किससे पूछे? क्योंकि अब तो बहुत बातें बोली जा चुकी हैं। कोई बोला मनु ने ऐसा लिखा, कोई बोला उसने ऐसा भी लिखा, कोई बोला उसने ऐसा भी लिखा। ना ही बोलने वाले रहे ना मनु रहा। पीछे के पानी मार दे हमार नहीं तो पानी तो गिरेंगे लगता है। हाँ ठीक है, मार दो। बाद में संतोष ये हाल को साफ कर दो भैया। कर दो पानी से। हाँ कर दो, ये जहाँ तहाँ पाड़ा मुट मुट के गया है, फिर एक बार साफ कर दो। तो इतिहास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो किस बात को मानना, किस बात को नहीं मानना, इसका क्या व्यवहार होगा भाई? अब इतिहास वाली जो बातें हैं ये कई तरह से एक है, क्योंकि एक ही चीज को अकबर के बारे में अबुल फजल लिखा, फैजी लिखा और मुल्ला बदायूनी लिखा, तीन लोग लिखे अकबरनामा। ये तीनों का अकबरनामा पढ़ के राहुल लिखा, राहुल सांकृत्यायन का अकबरनामा लिखा। तो अबुल फजल और फैजी ये दो तो अकबर के आगे पीछे घूमने वाले थे। ये मुल्ला बदायूनी को अकबर पे गुस्सा था, क्योंकि अकबर उसको बोला था एक बार कि तुम महाभारत का फारसी में अनुवाद करो, तो वो बहुत दिन तक टालते रहा। तो एक दिन उसको बड़ी बुरी बुरी गालियां भी दिया अकबर, हराम खोर फराम भी बोला। उसके बाद वो अकबरनामा, ये महाभारत का अनुवाद, बहुत सुंदर अनुवाद किया फारसी में। मगर वो भी एक अकबरनामा जो लिखा, अकबर की जो कमजोरियां थी, जो कमियां थी, ये सब उस अकबरनामे में लिखा हो। ये सब उसमें लिखा, उसकी तारीफ कहीं नहीं किया, वो लिखा हो। एक ही समय में ये दोनों चीजें लिखी गई। एक तरफ उसकी बहादुरी के गाने गाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ एक उसकी कमजोरियों को, उसकी कमियों को, उसके बुरे स्वभाव, ये सब कुछ हो रहा है। अब बहुत समय के बाद में ये तय कर सकते हैं दोनों को पढ़ करके कि उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, उस आदमी का व्यक्तिगत व्यक्तित्व कैसा होगा और सामाजिक व्यक्तित्व उसका कैसे होगा। ये तो तर्क के पर में आधारित होता है, तर्क पर आधारित। इतिहास, पुराणों को शास्त्र नहीं माना गया, समझे? रामायण को शास्त्र नहीं कहा जाता है। शास्त्र किसको कहा जाता है? शास्त्र और काव्य में फर्क क्या है? किसको कहते हैं शास्त्र में? गणित शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, रसायन शास्त्र है। जैसे है कि 2 और 2 मिलकर के 4 होते हैं, ये कभी 3 या 5 नहीं हो सकते। ये रसायन और ये रसायन मिलाने से ये रसायन तैयार होता है, बस वो होता है ना? तो ऐसी सारी चीजें जो प्रयोग कर करके जो लिपिबद्ध की गई, वो शास्त्र माने जाते हैं, उनको हम नहीं जुटला सकते। राजनीति का है भाई, हमारे पास 2 शब्द हैं यहाँ पे, राजनीति अलग है, राजकीयम अलग है। या तेलुगु में राजकीयम बोलते हैं। हमारे पास में राजनीति क्या मानी जाती है? एक राजा की क्या नीति होना चाहिए अपने प्रजा के प्रति, उसका टैक्स वसूल करने का विधान क्या होना है, या उस सुरक्षा का विधान क्या होना है, उसका लोगों के साथ कैसा व्यवहार होना है,
वो अपने राज्य में किस किस चीज़ों को करे, ये सब राजनीति। तुमको धोखा दे करके तुम्हारी कुर्सी पे मैं बैठ जाना, ये राजनीति में नहीं आता। हमारे पास में राजनीति बहुत बड़ा विषय था जो पढ़ाया जाता था, हाँ? वो ये खेल नहीं पढ़ाया कि तुम उसको ये कर, जैसा है आज राजनीति का मतलब क्या है, वो फटाक से तुमको धोखा देगा, ये तो राजनीति है। अभी एक बात बोला, अभी एक बात बोला गया, ये तो राजनीति है। राजनीति में तो ऐसा चलता है, अभी इसके साथ घूम रहा है, थोड़ी देर के बाद इसके साथ घूम रहा है, नहीं नहीं तो ये पॉलिटिक्स है भाई, इसमें तो ऐसा चलता है। इस चीज को राजनीति नहीं माना गया हमारे पास, इस चीज को राजनीति कभी नहीं माना गया है। और राजनीति शास्त्र तो वो था कि एक राजा अपनी व्यवस्था कैसे बनाए, वो राजनीति। वो दंड का क्या विधान रखे, कैसे दंड को कायम करे, या पूरी अर्थव्यवस्था या अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम करे, वो सब राजनीति में आता है। उसके टैक्स इकट्ठा करने के क्या विधान होना चाहिए, ऐसा। हमारे पास में कितने तरह के टैक्स थे। एक तो टैक्स होता था सूर्य पे आधारित, इसमें सूर्य पर जैसे सूर्य टैक्स लेता है ऐसा ही राजा टैक्स ले। हाँ? दूसरा होता है गोचरी, गाय जैसे चरती है तो गाय घास को जड़ से तो नहीं उखाड़ डालती, हाँ? या गाय घास को चट करते तो नहीं जाती है। गाय तो यहाँ खाएगी, वहाँ खाएगी, वहाँ खाएगी, यहाँ खाएगी, है ना। वो एकदम या तो जड़ से उखाड़ेगी नहीं, या तो फिर उसको चाटते हुए भी नहीं जाएगी ना गाय। वो पीछे वाले के लिए, कल के लिए सब कुछ छोड़ते हुए चले जाते हैं। तीसरा है भ्रामरी, भ्रमर जैसे होता है कि फूल में से रस लेता है और इकट्ठा करता है, मधुमक्खी जैसा। तो सूर्य का कैसा है, सबसे अच्छा माना जाता है सूर्य का जो टैक्स विधान रहा है ना हर, कि सूर्य हर सारी जगह से पानी को सोखता है ना। उसके पानी सोख लेने से सब मर नहीं जाते हैं ना, पनपते पनपते। नहीं पानी सोखेगा तो मर जाएंगे सब। तो सारी चीजों से पानी सोखता है, समय आने पर फिर वर्षा भी देता है। एक राजा के टैक्स का ये विधान हो, ऐसा। इसलिए हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के पहले 6 से 12% टैक्स था, कम से कम 100 थैले अनाज होगा तो 6 थैले अनाज देते थे। 50 होगा तो 3 थैले। वो कोई पक्का नहीं था कि साल का इतना देना ही होगा, ऐसा पक्का नहीं था हिंदुस्तानी राजाओं का। अंग्रेजों के बाद वो पक्का कायम किया गया, फसल हो या न हो, हमको इतना देना है, हो या ना, हाँ, हमको इतना देना है, साल का 1 एकड़ पर इतना देना है। वो ये अंग्रेजों का विधान था, और वो भी कितना था, 60 से 90%। कहीं कहीं 60 और कहीं 90।
शास्त्राचार और लोकाचार में फर्क होता है। शास्त्राचार जो है वो सबके लिए बराबर है। बच्चा पैदा होने से लेके मरे जब तक कितने संस्कार होना है वो सबके लिए। प्रकृति पर्यावरण के हिसाब से यही चीज लोग लोकाचार में करते हैं, है ना। शादी यहाँ भी होगी, शादी उत्तराखंड होगी, शादी केश खंडन यहाँ भी होगा, केश खंडन वहाँ भी होगा। मगर उस प्रकृति पर्यावरण वो सारी हिसाब से वो अपने ढंग से करेंगे, वो लोकाचार ऐसा, वो लोकाचार। उस हिसाब से वो करते हैं। वहाँ रात में शादी करते हैं, इतना बड़ा बड़ा घूंटा ओढ़ ओढ़ के। यहाँ नंगे मुंह दिन में शादी होती है। ये लोग आचार, ये परिस्थितियों वश, प्रकृति, वातावरण ऐसे बनते हैं। ऐसे बन जाते। यहाँ का जन सामान्य शादी में अब तो खैर कपड़े पहन के बैठना है, नहीं तो नंगे बदन बैठना था, धोती बांध के उत्तरीय लेकर के बैठता था महिलाएं। हाँ, पहले हमको सिया हुआ कपड़ा निषेध था, सिया हुआ कपड़ा नहीं पहनते थे, पूरे हिंदुस्तान में सिया हुआ कपड़ा का निषेध था। इसलिए चोली पहने नहीं जाती थी, चोली बांधे जाती थी। साड़ी बांधना होता है, साड़ी पहनना नहीं होता। धोती बांधे जाती है, पैंट पहने जाती है, पैजामा पहना जाता है ना। तो हमको तो बांधने वाली चीज थी, जो भी है बांधना है, पहनना नहीं। सिया हुआ कपड़ा हमको निषेध। तो उस समय औरतें भी, दो पीढ़ी हुई है औरतें ब्लाउज पहनने लगी है। 2 पीढ़ी पहले यहाँ किसी भी जाति की कोई औरत ब्लाउज नहीं पहनती थी, 2-3 पीढ़ी पहले। मैं बस में देखा, बुढ़िया थी, हाँ, तो साड़ी पूरा बहुत सुंदर ढंग से शरीर को लपेटे नहीं पहनती थी। करांची करंजा बड़ा घेरे लगा हुआ नहीं पहनती थी। यहाँ बहुत कोई भी जाति की औरतें नहीं पहनती, 2-3 पीढ़ी पहले ब्लाउज नहीं पहनती थी। नवज्योति जी का ये कहना है कि जो पजामे का जो आविष्कार है, हाँ। वो हिंदू मुसलमानों को पास लाने की कोशिश करी आज़ादी के टाइम। अच्छा। क्योंकि मुसलमानों का व्यक्ति चूड़ीदार पजामा था और हिंदुओं की धोती थी। तो आज़ादी के समय ये कहा इसको कुछ बीच का बनाते हैं, खुला हुआ पजामा बनाया। तो ऐसा उनका कहना है कि ये जो पजामा है ये अभी आज़ादी के टाइम पे बना हो सकता है। तो ये दोनों संगठन पास आए। तो ये कपड़ा सिलने का कब से चलन शुरू हुआ होगा? कपड़ा हमारे पास में जब ये आए, मंगोल आए, बाबर आया, बाबर आकर के तो यहाँ स्थिर हो गया। उसके पहले जितने आए लूट वाट करके चले गए, ठहरा कोई नहीं। वो आए, कुछ साल 6 महीना रहे, चले गए फिर अपने देश को। और बाबर आकर के तो रह गया फिर वो इधर ही। गुलाम तो यहीं रहे, गुलाम फलाम को रख के चलते बने वो लोग। मगर बाबर जो रहा है फिर, तो बाबर उनकी जो वेशभूषा थी, जुब्बा पहनते थे बड़ा टकने तक। तो अकबर के समय अकबर उसका भारतीयकरण किया। टकने तक का जो जुब्बा था वो घुटने तक का हो गया, और जो 2 लांग की धोती बांधे जाती है उसको चूड़ीदार पैजामा बना दिया, वो पैजामा जैसा वो हो गया।
और पगड़ी। तो उस वेशभूषा को, उसमें भी सब गाठियां मारने का ज्यादा रखा गया। 12 कसी जो होती थी उसमें गाठी मारे जाती थी, सब जगह बहुत जगह पे गाठी मारे जाती। तो उसका जब भारतीयकरण होने के बाद ये राजस्थान के इलाके के लोग उसको अपना लिए। राजा राज परिवारों में वो अपनाया गया। मगर राज परिवारों में अपनाने के बाद मुगलों में तो औरतों की और पुरुषों की दोनों की एक ही वेशभूषा है। तो उसके बाद फिर उसका पूरा भारतीयकरण करने के बाद लोग स्वीकार किए। मगर ये अंग्रेजों के आने के बाद फिर एकदम वो इसमें ही आ गया पूरा। अभी तक भी हमारे देवालय में जाते हैं, ज्योतिर्लिंगों में जाते हैं तो कुर्ता उतारने की बात करते हैं। कुर्ता उतार, अब कुर्ता इसलिए कि कुर्ता ही सिया हुआ रहता था उस समय। ये दक्षिण में तमिलनाडु में लुंगी बांधते थे लोग। तो ये वकील जितने भी है सब वो लुंगी पर शर्ट को इंसर्ट करते थे, बेल्ट बांधते थे, टाई बांधते थे, कोट पहनते थे। नीचे लुंगी, हाँ नीचे लुंगी, हाँ नीचे लुंगी, हाँ नीचे लुंगी, ऐसा। सर्वपल्ली राधाकृष्ण वगैरह सब ऐसे ही थे ना। हाँ एक तरह की पगड़ी। तो अब कोर्ट में जा रहे तो इंसर्ट करके जाना है, तो ये लुंगी पे ही घुसेड़ के जाते थे। लुंगी पे घुसेड़ के जाते हैं और बेल्ट बांधते हैं, टाई बांध लेते, कोट पहन लेते, ये या धोती पे इंसर्ट कर लेते, बेल्ट बांधते ऊपर। ऐसा बहुत रहा है ये सब यहाँ पर। हाँ या पूरे देश नहीं, यहाँ तो रहा है, उधर का पता नहीं, उत्तर हिंदुस्तान का, यहाँ तो रहा है ऐसा। पुरानी पिक्चरों में दिखाई दे जाते बहुत बार। हाँ पुरानी पिक्चरों में ये वकील जब बताएंगे तो ऐसे ही बताते हैं तेलुगु की, तो इस तरह से। तो सिया हुआ कपड़ा जब आने के बाद हमारे पास में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई। फिर तो ये हुआ कि पुरुष लोग तो सिया हुआ कपड़ा पहनने लग गए, औरतें नहीं पहनती। औरतों के दिमाग में ये बात आ गई कि हमको हमेशा कुचला गया, दबा के रखा गया, यूं गया क्यों गया, ये सारी बातें वहां से उठी। इसलिए यार लड़की जीन फान पहन करके फिर पुरुषों के बराबर अपने आप को मानती है, वेशभूषा में एक होके, उतना ही जो कभी हमारे पास में एक था ही। जब सिया हुआ कपड़ा नहीं था तो पुरुष की वेशभूषा और औरत की वेशभूषा दोनों एक ही समान थी, कोई फर्क नहीं था। आदमी एक धोती बांधता, औरत एक धोती बांधती, ये एक उत्तरीय लेता, वो एक उत्तरीय लेती। औरतों के कान में था तो पुरुष भी कान में पहनते थे, गले में दोनों भी था, बाजूबंद दोनों के होते, हाथ के कड़े दोनों की भी थे, कमर में तो दोनों के होता था, पैर में कड़े दोनों के भी थे। नाक में भी जो पहना जाता है पुरुष लोग यहाँ पहनते थे मुक्तामणि, नासाग्रे नव मुक्तिकम, नासिका के अग्रभाग पर कृष्ण के बहुत सुंदर एक मोती होती लटकी रहती, नासाग्रे नव मुक्तिकम बोलते हैं मोती, जो ऐसे चमकती थी। कृष्ण के होठ बहुत सुंदर नजर आते थे, खुल के नजर आते थे कृष्ण के होठ, वो था ही अहंकार। अहंकार उतना ही पहनता था पुरुष, दोनों के बराबर था, डिजाइन अलग होता था अहंकार दोनों का। नाक पुरुष भी छेदता था। हमारी ससुराल में वो नियम है, बच्चा पैदा होते ही उसके नाक में छेद करना, उसके बाद नाभि की नाल काटना। अच्छा। हाँ आज इसके भाइयों के आज भी
अभी दवा खाने में हो रहे तो डॉक्टर साहब डर आते। इसकी अम्मा है, वहाँ कम से कम सुई तो लगा के उठान दो। सुई तो लगा के उठान दो। वो सुई लगा के उठाती है। ऐसा ये डॉक्टर नहीं करने देते हैं। अब पास में क्या होता था हर्ष, पोलियो की बीमारी हिंदुस्तान में 1952 के बाद ही दिखाई दी। पोलियो उसके पहले हिंदुस्तान में पोलियो क्या होता है नहीं मालूम था। ये हमारे पास में बच्चा पैदा होना तो हर घर में जो प्रसूति गृह होता था बहुत जबरदस्त बना के रखते थे। बच्चा घर में होना तो प्रसूति गृह की दिशा वशा देख करके बना के रखते, और उसमें 12 महीने किसी न किसी जड़ी बूटी का धुआं लगा ही रहता था, उसको खाली नहीं छोड़ते थे। बच्चा होने के बाद में कोई भी उसमें घुस नहीं सकता था। ये नहीं कि चला जा रहा है जूते पहने हुए मैं बाप हूँ, ऐसा नहीं हो सकता था। 8 महीने तक काफी उसको व्यवस्थित रखा जाता था बच्चे को, किसी के भी हाथ में नहीं दिया जाता था, सब कुछ होता। 8 महीने के बाद 8वें महीने में उसका कर्ण छेदन होता था। कान को छेद करके वो लोग देखते थे कि कैसा है, बस वो पहचान होती थी उनके पोलियो गिलियो की या शरीर की कमजोरी। कर्ण छेदन के बाद वो अच्छा है तो बस खत्म। पता कैसे करते थे क्या है प्रॉब्लम? पता बहुत जानकारी थी, लोग कल्पना नहीं करेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो नाड़ी परीक्षा कितनी जगह होती है, कुछ हजारों जगह पे करते हैं। नाड़ी परीक्षा करने वाले जो वैद्य रहते हैं कर्नाटक में थे ऐसे वैद्य अभी तक। नाड़ी परीक्षा सिर्फ यही नहीं हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कई जगह पे 1 महीना पहले भी तुम क्या खाए हो बोलते हो। हाँ वही वो नाड़ी परीक्षा से बोलेंगे कि तुम जहाँ बैठ रहे हो उसके सामने तुम्हारे क्या है, कैसा खंबा है, क्या तुमको दिखा है, उसका क्या प्रभाव इस पर पड़ रहा है शरीर पर। ये सब नाड़ी परीक्षा करके बोलते हैं। हाँ हाँ ये बोलते हैं, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं इसका हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे पास में वास्तु का पुकारा बहुत रहा। तो ये सब विज्ञान हमारे कॉलेज में एक सोमा मैडम है, उनकी छोटी बच्ची है, वो 100 साल की है। अभी केरल से वैद्य आए थे, सब दिखा रहे थे, वो भी दिखाने गए बच्ची को। उनकी बच्ची इतना रोती थी कि रोते रोते मूर्छित हो जाती थी। दिखाने गए क्या है, तो बच्चे का नाड़ी देख के बोले कि जब एक गर्भ में थी 7वें महीने में उसकी माँ को बहुत परेशानी, बहुत स्ट्रेस रहा, उसका असर बच्ची को। बोली हाँ उस टाइम आपने PhD सबमिट कर रही थी, उसका बहुत स्ट्रेस वो ये था कि होने से पहले मैं फटाफट में PhD खत्म करूँ, तो उसका बहुत मानसिक दबाव तो बोली होता है। नाड़ी देख के बात नहीं बोली। ये हो जानते हो, इसलिए तो अपने पास में बड़ा ये रहा है कि गर्भवती होने के बाद फिर उसको कैसे रखना है, क्या पढ़ना है, इसके बड़े नियम है, बहुत नियम बना है। कैसे बैठना है, कैसे उठना है, क्या करना है, क्या नहीं। हाँ
मेरी भाषा समझ में आ रही ना? हाँ हाँ, तुम लोग थोड़ी देर आराम करो, सो लो, ऊपर चढ़ो, यहाँ से चटाइयाँ ले जाओ, ऊपर भी चटाइयाँ बांध के पड़ी हुई, वहाँ गद्दियाँ भी है, व्यवस्था करेंगे। हाँ, सो लो थोड़ी देर, ऊपर पंखा है, लेट, हर सुबह लेटना है, लेट लो। हाँ, स्कूल जाएंगे। हाँ, स्कूल जाओगे? नहीं जाऊँगा, स्कूल की छुट्टी दे दी है 4 दिन की, क्यों? पूरे के लिए बच्चे रहते नहीं हैं। अच्छा, पूरे की छुट्टी। मेरे पास स्वाइन फ्लू की छुट्टी दे दी। हाँ मेरे पास स्वाइन फ्लू की छुट्टी दे दी। ना, पूरे के लिए बच्चे रहते नहीं हैं, ये फिर बड़ी गड़बड़ रहती है। टीचर आके बैठते हैं, हाजिरियाँ डाल दे रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, काफ़ी पुकारा, उससे अच्छा छुट्टी दे दो। 4 दिन, सोमवार को ही स्कूल खुलेंगे। स्कूल कहाँ पर है? बस्ती में नहीं है। हाँ, बस्ती में नहीं है। बस्ती में। किस बस्ती में जाएंगे? या हर स्कूल में। तो मैं भी थोड़ी देर देख लूँ। हाँ हाँ, 10-15 मिनट। हाँ, ये चढ़ाइयाँ लगेगा। फोन आपका। हाँ, कौन?